एपिसोड 121 और 122 शिव का वीर और वंश से रिक्वेस्ट करना। अब तक हमने पढ़ा कि डॉक्टर की टीम इवा को चेक कर रही थी। वही इवा ने जब डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन देखा तो वो पैनिक करने लगी। शिव ने जैसे तैसे इवा की संभाला, लेकिन फिर भी इवा बेहोश हो गई थी। अब आगे शिव इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसका फोन बज उठा। जैसे ही उसने फोन पर फ्लैश ही रहे नाम को देखा तो उसे पता चला को ये उसके गार्ड के हेड का फोन था। शिव ने तुरंत फोन उठा लिया। सामने से गार्ड की आवाज आई, बॉस हमने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने आज लेडी बॉस के जिस घोड़े पर शूट करने वाली थी उस घोड़े के साथ छेड़छाड़ की थी। शिव ने गुस्से से कहा, उसे बेस पर लेकर आओ, मैं अभी वहां आ रहा हूं। ये बोल शिव ने फोन काट दिया। उसने कार की चाबी ली और तुरंत घर से बाहर निकल गया। शिव के दिमाग में अब भी इवा की कही हुई बातें ही चल रही थी। शिव जब उनके बेस पर पहुंचा तो वहां पर उसके आदमियों ने पहले से ही उस आदमी को पकड़ के कुर्सी से बांध रखा था। वो आदमी अभी भी बेहोश ही था। शिव ने गार्ड की तरफ एक नजर देखा। गार्ड तुरंत शिव का इशारा समझ गया। गार्ड ने आगे आकर शिव को बताया कि इसका नाम रमेश है और ये एक चोर है जो हमेशा अपना नाम बदलकर चोरी करता रहता है। इसी ने जिस घोड़े पर लेडी बॉस बैठने वाली थी उस घोड़े को दवा खिलाई थी जिससे घोड़ा अचानक वाइल्ड हो जाता है। इस दवा का असर 1 घंटे बाद होता है। हमें पता चला कि ये आदमी उस वक्त सबकी नजर बचाकर घोड़े के पास गया था। हमें पता चला है कि ये आदमी हमेशा अकेले ही काम करता है और सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। पुलिस 2 साल से इसे ढूंढ रही है। हमें इसके घर से पैसों का भरा एक बैग मिला है जिसमें कि पूरे 2 लाख रुपए थे। शिव अपने गार्ड की बात सुन रहा था और उस आदमी को ही देखे जा रहा था। शिव ने गार्ड से कहा, जगाओ इसे। गार्ड ने तुरंत उस आदमी पर पानी डाला जिससे कि वो आदमी होश में आ गया। उस आदमी को अभी तक ये पता नहीं था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। वो आसपास देख समझने की कोशिश करने लगा कि हो क्या रहा है। उस आदमी ने जब देखा कि सभी लोग शिव के सामने किस तरह खड़े हैं तो वो समझ गया कि यही इनका बॉस है। वो शिव से बोला, साहब मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैं सिर्फ मामूली सा चोर हूँ, आप मुझसे क्या चाहते हो? शिव ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। शिव के गार्ड जानते थे उनके बॉस जब भी इस तरह से शांत होते थे तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उन्हें समझ आ गया कि आज इस आदमी को बॉस का गुस्सा झेलना होगा, लेकिन उन्हें इस आदमी पर जरा सी भी दया नहीं आई। आखिर इस आदमी ने उसकी लेडी बॉस को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। शिव उस आदमी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक चाकू उठाया और सीधे उस आदमी के एक हाथ का अंगूठा काट दिया जिससे उस आदमी की जोर से चीख निकल गई। शिव ने उसकी चीख को नजरअंदाज किया और दूसरे हाथ का भी अंगूठा काट दिया। ये सब करते वक्त शिव के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उस आदमी के साथ जो कुछ हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वही उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ऊपर से उसके दोनों हाथ खुशी से बंधे हुए थे जिससे वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो आदमी बोला, साहब मैंने कुछ नहीं किया है, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो गई होगी, मैं तो सिर्फ एक मामूली सा चोर हूँ। शिव ने एक नजर भी उस आदमी की तरह नहीं देखा। कोई नहीं जानता था कि शिव इस वक्त क्या सोच रहा है। शिव का चेहरा बिल्कुल खाली था। दरअसल भले ही शिव अभी उस आदमी के सामने था, लेकिन उसके दिमाग से इवा का रोना, उसका डर जा ही नहीं रहा था। उसे बार बार वो पल याद आ रहा था। शिव ने एक बार फिर उस आदमी के एक हाथ की एक उंगली काट दी। वो आदमी इतने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश हो गया। जब वो आदमी बेहोश हुआ तो शिव ने नजर उठाकर एक गार्ड को देखा। गार्ड ने तुरंत आगे आकर उस आदमी के चेहरे पर पानी मारा ताकि वो होश में आ सके। पानी पड़ते ही वो आदमी होश में आ गया। जैसे ही उसने अपने सामने शिव को देखा वो बहुत डर गया। उसे अब शिव से डर लगने लगा था। वो हकलाते हुए बोला, साहब मैंने कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं सच कह रहा हूँ। शिव ने उसकी तरफ देखा, फिर आराम से उससे पूछा, किसने तुम्हें उस घोड़े को वो दवा खिलाने के लिए कहा था? वही शिव के मुंह से घोड़े की बात सुन उस आदमी को तुरंत पता चला कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। वो अनजान बनते हुए बोला, कौन सा घोड़ा साहब, आप ये क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शिव ने जब देखा कि वो आदमी इतनी आसानी से नहीं बताएगा तो उसने उसकी एक और उंगली को काट दिया। वो आदमी दर्द से चिल्लाते हुए बोला, बताता हूँ साहब, प्लीज मुझे मत मारो, मैं आपको सब बताता हूँ। बोलो। शिव ने उसे कहा, साहब मुझे इसके लिए 2 लाख रुपए मिले थे। मुझे उस घोड़े पर बैठी लड़की को कैसे भी करके घोड़े से गिराने को कहा था। उसने कहा था कि ये पूरी तरह से एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। अगर लड़की की हड्डियां टूट गई तो मुझे काम होने के बाद 5 लाख मिलेंगे और अगर लड़की की जान चली गई तो मुझे 10 लाख मिलेंगे। मैंने सिर्फ पैसों की लालच में ऐसा किया था, मुझे जाने दीजिए साहब।
किसने तुम्हें पैसे दिए थे? शिव ने उससे पूछा। वो आदमी कुछ बोलता कि उसने खून की उल्टी कर दी। उस आदमी को दिल का दौरा पड़ा। शिव का गार्ड तुरंत आगे आए और उस आदमी के मुंह को पकड़ते हुए बोला, किसने तुम्हें पैसे दिए थे? बताओ कौन था वो? इससे पहले कि वो आदमी कुछ बोलता उसकी जान चली गई। शिव बस बिना कुछ कहे उस आदमी को घूरता रहा। फिर अपने खुशी से उठा और वहां से बाहर जाने को हुआ ही था कि उसकी नजर अपने समाने खड़े दो लड़कों पर गई, जिससे शिव की आंखों में कुछ इमोशंस नजर आए। शिव ने बाहर की तरफ जाते हुए उनको अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दोनों भी शिव के गुस्से को समझ रहे थे। गुस्सा तो उन्हें भी बहुत आ रहा था कि कैसे किसी ने इवा को मारने की कोशिश की। वो दोनों भी शिव के पीछे पीछे चलने लगे। शिव हॉल में जाकर रुका, उनसे पीछे मुड़कर उन दो लड़कों को देखा और सपाट चेहरे से उनसे कहा, मुझे सब कुछ सच जानना है। वही शिव की बात सुन वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें इस बात की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि शिव अचानक उसने इस बारे में पूछेगा। वो दोनों सोच ही रहे थे कि शिव से क्या कहे कि शिव की आवाज उनके कानों में पड़ी। शिव उनसे बोला, वीर, वंश, इसे मेरी रिक्वेस्ट समझो। प्लीज, मुझे मेरी जान के बारे में सब कुछ जानना है। मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। हाँ, वो दोनों कोई और नहीं बल्कि वीर और वंश ही थे। जब उन्होंने इवा के सेट पर हुए एक्सीडेंट के बारे में सुना तो वो भी इवा को देखने शिव के प्राइवेट विला गए थे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने शिव को गाड़ी लेकर बाहर जाते हुए देखा। कुछ सोचकर उन दोनों ने शिव का पीछा किया था। उन्होंने शिव और उस आदमी के बीच की सारी बातें भी सुन ली थी। वो शिव की हालत समझ सकते थे। उन्हें खुद भी उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने कि उनकी बहन को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। वंश तो खुद अपने हाथों से उसे मारना चाहता था, लेकिन उस आदमी की किस्मत अच्छी थी कि वो जल्दी मर गया। अब जब उन दोनों ने शिव को इस हालत में देखा तो वो दोनों काफी हैरान थे। उन्होंने कभी भी शिव को किसी से भी रिक्वेस्ट करते नहीं देखा था, लेकिन आज वो उनके सामने खड़े होकर उनसे इवा के अतीत के बारे में जानने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वीर ने आगे बढ़कर शिव को गले लगाया। उसने कहा, शिव, सब ठीक है, शांत हो जाओ। तो क्या लगता है आपको, क्या वीर और वंश शिव को बता देंगे इवा के अतीत के बारे में? क्या करेगा शिव शर्मा परिवार के साथ? क्या होगा जब शिव को पता चलेगा इवा को जिसने मारने की कोशिश की वो नेहा ही थी? क्या इवा को कभी शिव के प्यार का एहसास हो पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी, रीबर्थ, चेंज ऑफ फेट। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। जुड़े रहिए पॉकेट नॉवल रीडर PR। कल फिर मिलेंगे। एपिसोड 122, शिव का इवा के पास्ट के बारे में जानना। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे शिव ने इवा का फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए इतने सारे फीमेल डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन डॉक्टर जैसे ही इवा को इंजेक्शन लगाने वाली थी कि इवा पैनिक करने लगी, जिस वजह से शिव ने इवा को संभाला। इवा शिव की बाहों में ही बेहोश हो गई थी। शिव को जब उस आदमी के बारे में पता चला जिसने कि इवा के शूटिंग वाले घोड़े के साथ छेड़छाड़ की तो शिव ने उसे टॉर्चर करके उससे उसे पैसे देने वाले के बारे में पूछा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वो मर चुका था। अब आगे शिव ने वीर और वंश से रिक्वेस्ट की कि वो लोग उसे इवा के पास्ट के बारे में सब कुछ बता दे। जब उन दोनों ने शिव को इस हालत में देखा तो वो दोनों काफी हैरान थे। उन्होंने कभी भी शिव को किसी से भी रिक्वेस्ट करते नहीं देखा था, लेकिन आज वो उनके सामने खड़े होकर उनसे इवा के अतीत के बारे में जानने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। वीर ने आगे बढ़कर शिव को गले लगाया। उसने कहा, शिव, सब ठीक है, शांत हो जाओ। शिव ने भी उसे हग किया, फिर थोड़ा पीछे होते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है आज इवा इंजेक्शन को देखकर कितना पैनिक कर रही थी? इंजेक्शन? लेकिन उसे इंजेक्शन लगाया ही क्यों? डॉक्टर सेठी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? वंश ने तुरंत कहा। हालांकि बात कहने के बाद उसे कुछ याद आया और उसने शिव की तरफ देखा, जो कि उसे ही देखे जा रहा था। तो तुम पहले से ही जानते हो कि इवा को इंजेक्शन देखते ही डर लगता है और उसने पहले कभी भी इंजेक्शन नहीं लिया है ना? शिव ने वंश की आंखों में देखकर पूछा। वीर को लगा कि अब शिव से कुछ भी छिपाना नासमझी होगी, तो उसने शिव से कहा, शिव, तुम पहले शांत हो जाओ, हम इस बारे में बैठकर बात करते हैं। शिव ने उन दोनों से कहा, मुझे इस बार कोई पहेली में जवाब नहीं चाहिए, बल्कि मुझे जान के बारे में हर एक चीज जाननी है जो कि मुझे नहीं पता। मुझे आज सब कुछ जानना है और वो भी सब सच। वंश शिव के बार बार पूछने पर चिढ़ते हुए ऊंची आवाज में बोला, तुम्हें जानना है ना? क्या जानना चाहते हो तुम? हाँ, बताओ मुझे, क्या जानना है तुम्हें कि किस तरह से उन लोगों ने मेरी बहन को टॉर्चर किया, कब फिर उसे गंदे तरीके से छूते थे? बताओ, क्या जानना है तुम्हें? वंश को अचानक इस तरह से बहुत गुस्से में बिहेव करते देख वीर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वीर वंश को शांत कराते हुए बोला, वंश, शांत शांत हो जाओ, गुस्से से कुछ नहीं होगा। हमारी गुड़िया अब बिल्कुल ठीक है और हमारे साथ है।
भाई मैं उन सब की जान लेना चाहता हूँ। अगर दादाजी ने मुझे मना नहीं किया होता तो मैं कब का उन्हें मार देता। जब तक वो जिंदा है मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? वंश ने गुस्से में ही वीर से कहा। वही शिव तो वंश की बातें सुनकर अपनी जगह पर ही जम सा गया था। वो इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसकी जान को हाथ लगाए। इस वक्त उसके दिल में उसे कुछ टूटता महसूस हो रहा था। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि वो उन दोनों से पूरी बात पूछ सके। कुछ पल बाद शिव, वीर और वंश तीनों लिविंग हॉल में सोफे पर बैठे थे। शिव, वीर और वंश के सामने बैठा हुआ था। कुछ पल तक वो तीनों ही चुप थे, उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर वीर ने शिव से कहा, मैं तुम्हें आज इवा के बारे में सब कुछ बताता हूँ, जितना कि हमें पता है। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि अब भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इवा ने हमें भी नहीं बताई। उन बातों को इवा के अलावा कोई और नहीं जानता। इवा किसी के भी साथ उन्हें शेयर नहीं करना चाहती और हमने भी उसे कभी इसके लिए फोर्स नहीं किया। वीर ने आगे कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हें अब तक इवा की कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली? शिव ने जवाब दिया, मुझे ये बात हमेशा से जाननी थी कि मेरे आदमियों को इवा की कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली। जबकि मैंने सिन्हा खानदान के नेटवर्क को हैक किया था तब मुझे बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन मिली, सिर्फ जान को छोड़कर। वहां जान के बारे में सिर्फ मामूली जानकारी थी। मैंने पूरे शहर में इवा के बारे में खोजने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। क्योंकि इवा का असली नाम रिया शर्मा है, वीर ने कहा। वीर की बात सुन शिव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। दरअसल शिव के मन में भी ये ख्याल आया था कि शायद सिन्हा खानदान ने इवा का नाम चेंज किया होगा, लेकिन उसके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वीर ने आगे कहा, दरअसल इवा का असली नाम रिया शर्मा है और वो पहले दिल्ली में रहती थी। वो दादाजी को एक जंगल में जख्मी और बेहोशी की हालत में मिली थी। तब दादाजी उसे हमारे घर लेकर आए। जब दादाजी उसे घर लाए तब भी वो मेंटली और फिजिकली काफी वीक थी। दादाजी ने जब इवा से उसके घरवालों के बारे में पूछा तब हमें पता चला कि वो एक अनाथ है। इवा ने बताया कि उसके पैदा होते ही उसके माता पिता ने उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद इवा शर्मा फैमिली की ओल्ड लेडी को सड़क पर मिली थी और वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर गई थी। लेकिन शर्मा फैमिली के घर में किसी ने भी इवा को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वो ओल्ड लेडी के सामने गुड़िया को ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन जब ओल्ड लेडी की मौत हुई तब से अक्सर वो लोग इवा को टॉर्चर किया करते थे और एक दिन उस घर की असली बेटी नेहा ने इवा को जान से मारना चाहा और उसे एक पहाड़ी से नीचे धकेल दिया था। किस्मत से उस दिन इवा की जान तो बच गई थी, लेकिन वो गलती से ह्यूमन ट्रैफिकर के बीच फंस गई थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और वहां से भाग गई। उसके बाद वो दादाजी को जंगल में बेहोश मिली थी। इवा ने छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ देखा है, जिसका उसके दिमाग पर इन सब बातों का बहुत ही गहरा असर पड़ा है। वो जब शुरुआत में हमारे साथ रहती थी तो वो अक्सर डरी डरी सी रहती थी। वो स्कूल में हमारे अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि टीचर से भी नहीं। तुम्हें पता है, जब पहली बार जब तुम इवा से मिले थे और इवा ने तुमसे बात की तो घर में हर कोई हैरान था। घर वालों के अलावा तुम पहले ऐसे शख्स थे जिससे इवा ने बात की थी। यहाँ तक कि इवा ने कभी घर के सर्वेंट से भी बात नहीं की थी, जो इतने वक्त से उसे देखते आए थे। लेकिन फिर भी तुमसे पहली बार मिलते ही उसने तुमसे बात की थी। हमने इस बारे में डॉक्टर से भी इस बारे में पूछा था, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद इवा तुम्हें अपनी तरह ही समझती है, क्योंकि इवा तुमसे सिंपैथी रखती थी, इसलिए वो तुमसे बात करती है। शिव को भी याद आया कि इवा बचपन में हमेशा उसे सिंपैथी भरी नजरों से देखती थी, जिससे शिव को हमेशा चीड़ होती थी। वंश जो चुप था उसने कहा, मैंने तुम्हें एक दिन रात को इवा के कमरे में चुपचाप जाते हुए देखा था, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन नहीं रोका। वंश ने आगे कहा, जब अगली सुबह मैंने गुड़िया से पूछा कि क्या उसे अच्छी नींद आए हो, उसने कहा था कि उसने रात में एक बहुत अच्छा सपना देखा और वो अच्छे से सोई। इवा को नींद न आने की बीमारी है और वो रात को बिना दवाई के ठीक से सो नहीं पाती थी। लेकिन मैंने जब तुम्हें अक्सर उसके कमरे में जाते देखा तो मैंने उसकी नींद की दवा बदल दी थी, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ अच्छे से सोती थी। वंश से शिव से आगे कहा, मुझे लगा कि शायद तुम ही हो जो मेरी बहन को ठीक कर सकते हो, उसे एक नॉर्मल जिंदगी दे सकते हो, इसलिए मैंने कभी भी तुम्हें इवा के करीब जाने से नहीं रोका। मुझे ये भी पता था कि तुम इवा से प्यार करने लगे हो। शिव ने जब सुना कि इवा के साथ इतना कुछ हुआ तो उसे इवा के लिए बुरा लगा। उसने सोचा कैसे रही होगी उसकी जान उन लोगों के साथ। उसने वीर और वंश से पूछा, उन लोगों ने इवा के साथ क्या क्या किया था, मुझे वो सब भी जानना है। वीर ने शिव को बताया, गुड़िया ने जब हमें उन लोगों के बारे में बताया तो हमने भी इस बात को कंफर्म किया था।
जब हमने शर्मा फैमिली की पूरी जानकारी निकली थी तो हमें एक बहुत हैरान करने वाली बात पता चली थी। तो क्या लगता है आपको क्या पता चला था सिन्हा खानदान को इवा के बारे में? क्या होगा जब शिव को इवा के एक्टिंग करने के पीछे का सच पता चलेगा? क्या करेगा शिव शर्मा परिवार के साथ? क्या इवा को कभी शिव के प्यार का एहसास हो पाएगा? क्या होगा आगे शिव और इवा की जिंदगी में इसका क्रेडिट जाता है। पॉकेट नोवेल रीडर पर फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें।